दिल से है मजबूर वो लड़की, वरना जेठ दोपहरी की। दिल से है मजबूर वो लड़की, वरना जेठ दोपहरी की। तपती धूप में छत पे आना सबके बस की बात नहीं। चढ़ता दरिया तैर के आना सबके बस की बात नहीं। प्रणाम, मैं संजीव अरुण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अरुण टॉकीज में। और आज मैं हूँ गाजीपुर में। आमतौर पर आप मेरे चैनल पर देखते हो कि गाजीपुर से जुड़े लोग या गाजीपुर के वो लोग जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत सफल हैं, कोई ना कोई मुकाम हासिल किया, मैं उनके इंटरव्यूज करता हूँ। उसी कड़ी में गाजीपुर में आज हमारा मिलना हुआ। सौभाग्य की बात है कि गाजीपुर वीरों की धरती यूँ ही नहीं कही जाती। ढेर सारे सिपाही निकले, ढेर सारे खिलाड़ी निकले, अच्छे अच्छे पदों पर राजनेता निकले, लेखक निकले। और आज हमारे साथ हैं गाजीपुर की बेहतरीन कवित्री श्रीमती संज्ञा तिवारी। हार्दिक स्वागत है मैडम आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। और बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे घर तक चल के आए। और मैं इसको क्या कहूँ, आप तो मेरे बेटे जैसे भी हैं और ये साक्षात्कार जो है लेकिन बहुत अच्छा है। और आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है कि गाजीपुर की प्रतिभाओं को दूर दूर तक पहुंचा रहा है। आभार आपका। और मैं बता दूं दर्शकों को कि बातें तो हम अभी करने वाले हैं, शुरुआत ही हुई है। ढेर सारे मंच इन्होंने कवर किया आज तक। मैं बता दूं कि 100 से ज़्यादा यानी सैकड़ों स्टेज आपने शोज किए हैं। इसके अलावा आप इंडिया में तो छा चुकी हैं, हर जगह जाती हैं। इंडिया के बाहर भी आपने गल्फ कंट्रीज में भी धूम मचाई अपनी शायरी और अपनी कविताओं के माध्यम से। तो चलिए हम शुरुआत यही करेंगे, कोई भी ऐसी जो पहला स्टेज आपको मिला वो कब मिला? मुझे जो है 99 में, असल में मेरे जो बैकग्राउंड था जिसको कहेंगे, तो वो मेरे पिताजी एक अच्छे रचनाकार थे। और उनके यहाँ हमारे जितने भी पहले के जैसे गोपाल दास नीरज जी हैं ये, और पंडित चंद्रशेखर मिश्र, ये सभी लोग कवियों का आना जाना हमारे यहाँ रहता था। तो जब कभी भी गाज़ीपुर में, जब कभी उस समय पहले मुशायरे और कवि सम्मेलन हुआ करते थे, तो उसमें मेरे पिताजी बैक स्टेज से उनकी बहुत बड़ी मतलब भागीदारी होती थी। और साहित्य से बहुत जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो इसलिए वो जो है जब भी कवि सम्मेलन हुआ करते थे तो भोलानाथ गहमरी जी गाजीपुर के थे, जो कि भोजपुरी सम्राट कहे जाते थे। तो वो सभी इनकी मित्र मंडली जो थी, ये लोग मिल कर के एक कमरे में बस प्लान बनता था कि अब गर्मी आ रही है तो चलो एक कवि सम्मेलन कर देते हैं। तो जब कवि सम्मेलन होगा तो उसमें गोपाल दास नीरज जी आएंगे, बनारस से पंडित चंद्रशेखर मिश्र आएंगे, तो श्री कृष्ण तिवारी जी आएंगे। ये लोग बहुत बड़े रचनाकार थे, तो वो सब लोग आते थे। तो जब कवि सम्मेलन समाप्त होता था, वो रात के 3 बजे हों चाहे 4 बजे हों, जब समाप्त होता था तो सब लोग मेरे घर आते थे चाय पीने, मेरे पिताजी के आवास पे। तो जब चाय पीने आते थे तो हम सब भाई बहन की ड्यूटी लग जाती थी। अब चाहे हम सो रहे हो चाहे जो भी हो, उठो और चलो सबकी खातिरदारी में लग जाओ। तो चाय बना के पिला रहे हैं, कर रहे हैं, मम्मी बना रही है, हम लोग नाश्ता चाय सब पहुंचा रहे हैं। तो एक माहौल मिला। और वो माहौल से ये था कि कुछ उल्टा सीधा लिखने लगी। तो जब लिखने लगी तो फिर वो चलता रहा। उसका फिर पढ़ाई लिखाई भी थी, उसमें व्यस्त रहती थी। उसके बाद फिर जो है शादी हो गई, फिर बच्ची हो गई, तो उस जिम्मेदारियों में लगी रही। फिर एक बार मेरे पिताजी ने कहा कि लिखती हो तो क्यों नहीं मंचों पे जाती हो, आज तो मंच पे। तो हमने कहा मंच पे हम कैसे जाएंगे, मंच पे कैसे, हमको कौन सुनेगा? तो बोले क्यों नहीं सुनेंगे लोग, तुम मंच पे चलो और कविता पढ़ो। तो फिर मैं जो हूँ, फिर मुझे एक प्रोग्राम मिला जो है बनारस में, मेरे पिताजी के मित्र थे जो आज नहीं हैं इस दुनिया में। तो वो जो है जो डाक विभाग होता है उसके बहुत बड़े वो अधिकारी थे। तो उसी में उन्होंने एक कार्यक्रम रखा। तो पापा ने उनसे कहा कि हम अपनी बिटिया को लेके आते हैं और वो तुम्हारे मंच से शुरुआत करेगी। तो मैं गई,
तो पहला प्रोग्राम था, भीड़ तो बहुत नहीं कहेंगे, 100-200 लोग बैठे थे ऑडियंस में, लेकिन पैर तो कांप रहे थे। लेकिन मैंने अपनी कविता पढ़ी, तो जब जो वाहवाही मिली, जो सराहना मुझे मिली, तो उससे जो है हिम्मत बढ़ी। एक कलाकार को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, बस वो तालियां। और वो जो मैंने देखा है कि जब कोरोना आया, और जब कोरोना में जब ऑनलाइन हम लोग पढ़ते थे, तो पहले तो हम लोगों को लगा कि आखिर ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। हम लोग की तो आदत पड़ चुकी है ना कि तालियां, वाह वाह, ये सब चीज़ें सुनने की, तो वो नहीं मिलेगी। लेकिन सच में मैं बहुत वो करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ ये आज डिजिटल मीडिया और ये जो डिजिटल दुनिया को, कि सच में हम घर रह करके भी ऐसा नहीं कभी फील हुआ कि हम कविता अकेले बैठ के कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं। वैसे लगता था कि हाँ, कितने लोगों का साथ मिल रहा है, ऑनलाइन लोग जुड़ते जा रहे हैं। और वो जब वो अपने हाथ से एक इमोजी भेजते थे ताली बजाते हुए, तो लगता था सच में कितनी तालियां बज रही हैं। और वाह वाह कोई लिखता था तो लगता था हाँ, हजारों की संख्या में श्रोता जो हैं वाह वाह कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता था। तो वो योगदान रहा, और आज वहाँ से चलते चलते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत मेहनत भी करनी पड़ी, बहुत सफ़र करने पड़े, सफ़र की कठिनाइयों को झेलना पड़ा, भागते रहना पड़ा। आज इस शहर हैं, पता चला कि कल उस शहर में कविता पढ़नी है, तो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अच्छा भी लगता था, और उसमें बहुत अच्छे भी अनुभव हुए, कुछ खट्टे मीठे, जो कहेंगे कि खट्टे मीठे अनुभव बहुत सारे हैं हम लोगों के पास। तो जो कि चाहती हूँ कि थोड़ा फ्री हो जाऊं तो एक संस्मरण लिख डालूं। बिल्कुल लिखना चाहिए ताकि वो बातें लोगों तक पता चले। और बात जब हो रही है कवित्री से, और आप गाजीपुर की हैं, सबसे बड़ी गौरव की बात हमारे तो ये होती है कि आप गाजीपुर से हैं और ढेर सारे कलाकार गाजीपुर से। तो जब बात कविता की हो रही, तो क्यों ना कोई एक कविता आपकी हो जाए जो आप सुना पाए दर्शकों को हमारे। मैं 4 पंक्तियाँ मैंने बहुत शुरू में मतलब कही थी, तो वो पंक्तियाँ पढ़ती हूँ जो मेरी बहुत प्रतिनिधि पंक्तियाँ रहीं, और उसको बहुत सराहा गया, चाहे अपने देश में चाहे विदेशों में, उसको बहुत सराहना मिली। तो वो 4 पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ। कुछ उम्मीदों से कम निकलता है, कुछ उम्मीदों से कम निकलता है, जिस जगह ढूंढे गम निकलता है, जिस जगह ढूंढे गम निकलता है। कोई खतरा नहीं है कांटों से, कोई खतरा नहीं है कांटों से, अब तो फूलों में बम निकलता है, अब तो फूलों में बम निकलता है। आप राजीव गांधी की हत्या याद कर सकते हैं। तो ये मेरी जो है ये प्रतिनिधि पंक्तियां थी, जिसको कि बहुत सराहा गया, बहुत सुना गया, और कभी कुछ लोगों ने मतलब मेरे एब्सेंस में भी इसको अपना कह के पढ़ने की कोशिश भी की। निश्चित रूप से ये तो आवाज़ है कवि की। लेकिन सभी लोगों के फ़ोन आने लगते थे, और सब कहते थे कि संज्ञा अब तुम बड़ी कवयित्री हो गई हो, तुम्हारी भी कविताएं लोग पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा, मैं कविता के साथ कहूँगा कि एक कटाक्ष है सामाजिक, अगर देखा जाए परिदृश्य के ऊपर तो निश्चित रूप से कटाक्ष है। आपने भारत में तो खूब शोज की, पूरे हिंदुस्तान भर में। विदेशों का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जिद्दा गई आप, दुबई गई, वो अनुभव कैसा रहा? वो अनुभव भी मेरा जो है वो अनुभव था 2003 में मैं गई, दुबई जाना हुआ मेरा। तो वो जो है वो पासपोर्ट बनवाना और वो दौड़ भाग करना, उस समय अपने गाज़ीपुर में आज ये सुविधा है, उस समय हम लोग को लखनऊ में महीनों दौड़ना पड़ा था। और जब पासपोर्ट बन के आ गया तो ऐसा लगता था कि कुछ क्या खजाना मिल गया है। और उसके बाद था कि विदेश जाना है, उस दौर में था मतलब विदेश जाने का एक अजीब सा एक वो रहता था, क्रेज़ होता था कि विदेश में जा रहे हैं कविता पाठ करने। और तो जब फ़्लाइट में पहला सफ़र, मैं वो भी बता दूं संजीव, पहली बार फ़्लाइट में बैठ रही थी, पहली बार हम सब भी
फ़्लाइट में बैठे तो मेरी सीट जो थी वो विंडो के पास की नहीं थी, तो एक बड़े का शायर हुए हैं मनोहर राणा जी, आप जानते होंगे, इस समय काफ़ी सुर्खियों में भी रहे वो, तो वो भी थे साथ में। उस मुशायरे में हम लोग जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि संज्ञा जो है पहला सफ़र है इसका, इसको जो है हम अपनी सीट देते हैं, बेटा तुम विंडो पे बैठो, संज्ञा तुम विंडो पे बैठो। तो मैं विंडो के पास बैठी और वो मतलब एक्साइटमेंट से भरा हुआ सफ़र था, क्योंकि पहली बार हवाई यात्रा कर रही थी, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद न जाने कितनी बार हम लोग फ़्लाइट में बैठे, वो बात नहीं आई जो पहला सफ़र था। और बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे सब रचनाकार साथ में थे, और 2-3 हम कवयित्रियाँ भी थे, तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। और वहाँ गए, हम लोग को रुकने उकने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने की थी। और हमने वहाँ कविता पढ़ी, जो वहाँ का कौन सा हाई स्कूल है दुबई का, जिसमें कि वो नाम फिल्म में जो वो पंकज दास ने उस ऑडिटोरियम में चिट्ठी आई है गीत पढ़ा था, उसी ऑडिटोरियम में हमारा ये कार्यक्रम हुआ था। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि आज हम वहीं बैठ के कविता पाठ कर रहे हैं, जिसको हम पर्दे पे देखा करते थे। तो वो हमने वहाँ पे कविता पढ़ी, और लोगों ने मतलब पहले तो बहुत डर लग रहा था कि एक गल्फ़ कंट्री में मैं आई हूँ, पता नहीं कोई मुझे सुनेगा कि नहीं, लेकिन ऑडियंस ने बिल्कुल हाथों हाथ उठा लिया, और बहुत देर तक मैं कविता पाठ वो वीडियो यूट्यूब पर है आपकी? हाँ, और हाँ, मैंने उसे देखा है। बहुत कम उम्र की भी थी, और वहाँ जितने भी गए थे वो सब दिग्गज लोग, मेरे साथ का मंच था, जो टीम थी पूरी दिग्गजों से भरी हुई थी। लेकिन मैंने ऊपर वाले का हाथ था कि बहुत बढ़िया से पढ़ा, और बहुत लोगों ने सुना। उसके नेक्स्ट डे कुछ लोग अपने यहाँ पे नशिस्तों में बुलाए हम लोग को, गोष्ठियाँ हुई, उसमें हम लोगों ने कविता पाठ की। बहुत बढ़िया अनुभव रहा वो, बहुत अच्छा। उसके बाद तो फिर कई बार आना जाना हुआ, लेकिन जो पहला अनुभव तो पहला ही होता है निश्चित रूप से। और हम बार बार वही कहते हैं कि गाजीपुर, मैं बार बार कहता हूँ कि गाजीपुर वीरों की धरती यूं ही नहीं है, ढेर सारे कलाकार यहाँ से निकले हैं। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, कोई एक कविता जो आपकी पसंदीदा हो और लोगों ने बहुत सराहा हो, वो कोई एक कविता। कविता जो है इधर काफ़ी दिनों से निकली नहीं थी घर से, तो एक मेरी आदत है कि मैं भूलती बहुत हूँ, तो ज़रा मैं अपनी डायरी से ही पढ़ देती हूँ। और वो मेरे मन की कविता है, जिसको कि मतलब बहुत पसंद भी किया गया है, और वो मैं चाहती हूँ कि एक गीत ही पढ़ती हूँ, और वो आपको आपके चैनल के माध्यम से भी लोग सुनेंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा कि कहाँ कहाँ तक आप, संजीव तो बहुत दूर तक पहुँच रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक कविता, जो दर्शकों को भी सुनना अच्छा लगेगा। जी जी जी, तो मैं वो कविता आपको सुनाती हूँ। कविता है एक, मतलब उसको श्रृंगार की ही कविता है, लेकिन उसको आध्यात्म से, श्रृंगार तो वही पूरा होता है ना जब वो श्रृंगार आध्यात्म से जुड़ जाता है। तो मैं श्रृंगार की कवयित्री हूँ, तो एक कविता पढ़ती हूँ। दिल कहता है ऐसा कोई काम करूं, दिल कहता है ऐसा कोई काम करूं, ये धड़कन ये सांसें तेरे नाम करूं। दिल कहता है ऐसा कोई काम करूं, ये धड़कन ये सांसें तेरे नाम करूं। और बंद देखिएगा। तेरे ही विश्वास पे जीती मरती हूँ, तेरे ही दर्पण में रोज संवरती हूँ, तेरे ही विश्वास पे जीती मरती हूँ, तेरे ही दर्पण में रोज संवरती हूँ, तेरे ही आदेश पे सब कुछ करती हूँ। सुबह से तेरा नाम जपूं तो शाम करूं। आपको इस कविता में बिल्कुल एक औरत दिखाई देगी। सुबह से तेरा नाम जपूं तो शाम करूं, ये धड़कन ये सांसें तेरे नाम करूं। दिल कहता है ऐसा कोई काम करूं, ये धड़कन ये सांसें तेरे नाम करूं। और ये बंद देखना संजीव। सारे जग से धोखा खाए बैठी हूँ,
सारे जग से धोखा खाए बैठी हूँ, तेरे मिलन की ज्योति जलाए बैठी हूँ, तेरे मिलन की ज्योति जलाए बैठी हूँ, आशाओं की आस लगाए बैठी हूँ, आशाओं की आस लगाए बैठी हूँ। तू जो मुझे मिल जाए, तू जो मुझे मिल जाए, चारों धाम करूं, ये धड़कन ये सांसें तेरे नाम करूं, दिल कहता है ऐसा कोई काम करूं, ये धड़कन ये सांसें तेरे नाम करूं। और ये बंद मुझे बेहद पसंद है, सुनिएगा। एक चित होकर इसको सोचना पड़ता है, एक चित होकर इसको सोचना पड़ता है, मेरा चांद तो रोज ही घटता बढ़ता है, मेरा चांद तो रोज ही घटता बढ़ता है, दिल की चिट्ठी दिल ही दिल में पढ़ता है, दिल की चिट्ठी दिल ही दिल में पढ़ता है, वो विशेष है, वो विशेष है, उसको क्यों मैं आम करूं, ये धड़कन ये सांसें तेरे नाम करूं, दिल कहता है ऐसा कोई ही काम करूं, ये धड़कन ये सांसें तेरे नाम करूं। और गीत का आखिरी बंद, जिसके लिए मतलब पूरा समझ लीजिए गीत ही कहा गया है। और हम काशी के पास रहते हैं और बढ़िया ये है कि हमारे भी शहर को लाहौरी काशी कहा जाता है, तो बस उनको मन में रखिए और दिल में और दिमाग में। और ये पंक्तियाँ सुनिएगा। ये पूजा की थाली में श्रद्धा केवल है, पूजा की थाली में श्रद्धा केवल है, अपनी जगह पर बेल पत्र गंगा जल है, अपनी जगह पर बेल पत्र गंगा जल है, लेकिन मेरे मन में यह भी हलचल है, लेकिन मेरे मन में यह भी हलचल है, मरा 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 कह कर मैं मन को राम करूं, मरा मरा कह कर मैं मन को राम करूं, ये धड़कन ये सांसें तेरे नाम करूं, ये धड़कन ये सांसें तेरे नाम करूं, दिल कहता है ऐसा कोई काम करूं, ये धड़कन ये सांसें तेरे नाम करूं। क्या बात है, बेहतरीन रचना। और मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये इतने बड़े मंच की रचना और आज हमारे चैनल पर है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, दर्शकों को भी निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा लगेगा। ये कब लिखा था आपने? इसको लिखे मुझे हो गया होगा करीब 10 साल तो हो ही रहे हैं। और जब ये मैंने लिखा तो मैं मतलब मंचों पे ज़्यादातर इस तरीके की रचनाएं बहुत कम ही सुनना चाहते हैं लोग, तो वहाँ तो वही इश्क विश्क ये सब बातें चलती हैं। तो मेरा एक गज़ल का मतलब ही है कि इश्क विश्क का चक्कर पाले रहते हैं, इश्क विश्क का चक्कर पाले रहते हैं, इस बस्ती में सब दिल वाले रहते हैं। अब उसके बाद ऑडियंस चिल्लाएगी जी। तो इस तरीके की, लेकिन जहाँ पे ऐसा लगता है कि जहाँ पे कि हैं श्रोता हैं मेरे मन लायक और मंच पे बहुत धनाढ़ बैठा हुआ है, तो फिर वहाँ पे अपनी इस कविता को मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और लोग कहते भी हैं कि नहीं ये तुम्हारी कविता जो है प्रतिनिधि तुम्हारी रचना है। तो हमने कहा कि चलो
कुछ और भी उम्र हो जाएगी तब शायद लोग सुने, और नहीं भी सुनेंगे तो भी ये हमारे मन की रचना है। सेटिस्फेक्शन है कि आपने ये मेरा सेटिस्फेक्शन है, और आज मुझे लगा कि इसको मैं पढूं, क्योंकि तुम्हारे चैनल के द्वारा बहुत से लोग सुनेंगे इस रचना को। लेकिन मैं आपसे कहूँ एक चीज़ ना, कि आपने ये वाली जो रचना भी सुनाई है, निश्चित रूप से वो फिल्मों की हकदार है। उसे किसी ऐसी फिल्म में होना चाहिए था, और खासतौर पे जब 90s में ऐसे गाने बनते थे, ये वो दौर याद आ रहा था। और आप जब ये सुना रही थी तो मैं कहीं ना कहीं मैं फील कर रहा था कि मीरा जी श्री कृष्ण के लिए फील कर रही है और वो गा रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब एक तरीके से क्या है कि जो साहित्य है हमारा, साहित्य भी क्या है, एक तरीके की पूजा है। बिल्कुल पूजा है। आप उसको जो है आज भले ही बहुत साहित्य में भी प्रोफेशनल हो चुके हैं लोग, हम कभी भी कवियत्रियाँ भी सभी प्रोफेशनल हो चुके हैं, क्योंकि सब कुछ प्रोफेशनल हो गया है तो हमें भी होना भी चाहिए, नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा। अच्छा, मैं यहाँ रुकूंगा। मुझे पता चला जब कुछ लोगों से बात की मैंने, कि जब आप मंच पर अग्रिम पंक्ति में बैठा करती थी, तब आज देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास साहब भी उस मंच पर होते थे, लेकिन तब वो शायद इतने फेमस नहीं थे। तो कैसा रहा उनका उस टाइम का एक्सपीरियंस? उस समय वो बिल्कुल जैसे कि हम एक आम सा लड़का, एक आम सा जो है वो आकर के और बैठ करके हम लोग बातें करना, सफ़र भी हम लोगों ने साथ में कई किए हैं साथ में, और वो दूसरा दौर था। अब उस समय तो हम लोग के लिए कुमार ये कुमार वो, हम लोग इस तरीके से बातें करते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो उन्होंने भी बहुत मेहनत की अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए, सच में उन्होंने बहुत मेहनत की। आज वो जिस मुकाम पे हैं तो सच में उनको होना भी चाहिए। उन्होंने उसके लिए बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ किया है उन्होंने, तो आज वो वहाँ पहुँचे हैं और सच में उसके वो हकदार भी हैं। निश्चित रूप से मेहनत तो दिखती है। मेहनत दिखती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई नया कवि बनना चाहे, कोई बहुत ढेर सारे लोग होते हैं जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो रिस्की है क्या, या सीखना क्या बहुत ज़रूरी है? देखिए नहीं, अब रिस्की तो नहीं है। आजकल तो क्या है कि वही हो गया है कि धोया भिगोया और हो गया, तो वही चल रहा है। लेकिन मेहनताना बहुत कम मिलता शायद। मतलब देखिए नहीं, अब तो काफ़ी बढ़िया मिलने लगा है, अब तो काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। और लेकिन ये है कि आप अपने आप को कितना एक्टिव रख रहे हैं इसमें, और कितनी मेहनत आप कर पा रहे हैं, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आपकी मेहनत पे, आप मंच पे, क्योंकि देखिए मंच भी अब वो मंच नहीं रहा जो पहले था। अब आज के लोग भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वाली, फास्ट हो चुका है, सब कुछ फास्ट हो चुका है, तो आपको भी फास्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप उस दौर में आपको, अगर आपको शामिल होना है तो उसके लिए आपको जो है, लेकिन हाँ आज तो मैं देख रही हूँ कि जो युवा पीढ़ी है वो बहुत अच्छा लिख रही है। कभी कभी कुछ लड़के लड़कियाँ मिल जाते हैं सफ़र में, तो वो इतनी अच्छी लिख रहे हैं, उनकी जो सोच है तो सच में बहुत बढ़िया लिख रहे हैं वो, बहुत आगे, मतलब सोच के लगता है कि बताओ अब इसकी उम्र ऐसी नहीं और इतनी बढ़िया लिख रहा है, इतनी बढ़िया इसकी मतलब डेप्थ में जा करके इस तरीके से लिखना जो है। देखिए, एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि अगर हिंदी को बचा के रखा है तो आप कवियों ने ही बचा के रखा है, जो बचा हुआ है। कवियों की बदौलत हमारी हिंदी बची हुई है। मैं देखती हूँ कि मुझे बड़ा बुरा लगता है कि व्हाट्सएप पे हिंदी भी, अरे लोग मतलब हमारे मोबाइल पे हिंदी भी वो है कि बैड है, लेकिन पता नहीं क्यों संकोच करते हैं लोग उसको यूज़ करने में। इंग्लिश, मैं जान रही हूँ इंग्लिश आसान है उस पर टाइप करना लिखना, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम और इसीलिए मैं हमेशा हिंदी में लिखती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने सिर्फ कवि मंचों पे और अपने कवि मित्रों को ही हिंदी में भेजूँ। मैं सबको, मेरे अपने फैमिली में भी किसी के यहाँ कुछ है तो मैं हिंदी में ही लिख के भेजती हूँ। गर्व होना चाहिए हमें कि हम हिंदी भाषी हैं और हम हिंदी बोल रहे हैं। हम अपने बच्चों को नहीं, हम आज का क्या है, आज देखिए आज बच्चों को क्लासेस में संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, तो कौन कौन सी भाषा बच्चे पढ़ रहे हैं, और आज जो है बड़े मन से लोग अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे डालते हैं कि मेरा बच्चा संस्कृत का ये श्लोक पढ़ रहा है। ये डाल रहे हैं, जो कि ये नहीं होना, या हमको जानना चाहिए। हमारे माँ बाप को बहुत हम बताते हैं, हमारे भी बच्ची इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ी है, लेकिन मैंने उसको संस्कार जो है मैंने दिया कि कभी वो मेरे कभी किसी कवि मित्र का फ़ोन आया था, उस समय ये पढ़ती थी, हमारी बिटिया जो है 4th क्लास में थी, तो ये इसने फ़ोन उठाया, मैं पूजा कर रही थी तो इसने फ़ोन उठाया, तो इसने कहा कि अभी मम्मी जो हैं, अंकल मम्मी जो हैं पूजा कर रही हैं, पूजा से उठती हैं तो मैं आपकी बात कराती हूँ। तो वो बोले कि काफ़ी आवाज़ बेटा कट रहा है, तो बोली मिनी ने कहा कि बिटिया ने कहा कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो उन्होंने बात करके इससे फ़ोन रखा, कुछ थोड़ा बहुत और भी बात किया होगा। तो उसके बाद फिर जब मेरी उनसे बात हुई
तो फिर उन्होंने कहा कि संज्ञा, तुम्हारी बिटिया ने बात की मुझसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके क्यों, क्या हुआ? तो वो बोले कि तुमने संस्कार अपनी बिटिया को बहुत अच्छा दिया है। तुम्हारी बिटिया बात जो कर रही थी उससे लग रहा था कि हाँ, एक कवयित्री पुत्री बात कर रही है। मतलब उसके जो प्रोनंसिएशन थे, उच्चारण जो था वो बहुत अच्छा था। उसको नहीं तो आजकल के बच्चे तो कहाँ उच्चारण कहाँ जानेंगे, वो पता ही नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगली पीढ़ी को कन्वे करें सारी चीज़ें। हाँ, तो उसको सही चीज़ें बताओ। हम बताएंगे तभी तो बच्चा सीखेगा। और हम असल में हम लोगों को भी, हमारे पिताजी जो थे वो हम लोगों को टोकते बहुत थे। तो जैसे हम लोग कभी कुछ गलत बोलते थे तो वो तुरंत टोकते थे, ज़रूरी है, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलते हैं। तो उससे क्या हुआ कि वो आदत में पड़ गया। और तो आज हम ढंग से बात कर ले रहे हैं। तो हम हिंदी भाषी हैं तो हमको इसमें शर्म क्यों आए? और हमको हिंदी में लिखना है, हिंदी में पढ़ना है। हम कहीं भी जाते हैं तो एक बार मैं एक होटल में, हम लोग 7 स्टार होटल था बनारस, मुंबई का सोफिटेल, एक हम लोग का शो बन रहा था। उसी शो के उसमें हम लोग गए थे। तो उस शो में शेखर सुमन और सचिन जी और महिमा चौधरी सब लोग आए हुए थे। तो हम लोग उसमें रुके हुए थे। तो हम लोग खाना खाने गए तो फिर सब लोग, कुछ लोग छुरी और काटे वोटे। तो मैंने कहा कि डोसा, तो हमने कहा कि साउथ इंडिया में तो डोसे को ऐसे ही खाते हैं ना, हाथ ही से उनका तो भोजन, तो हम क्यों हाथ से क्यों नहीं खा सकते हैं? हमें नहीं छुरी से खाने आता है, छुरी कांटे से। तो मैं फोक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो मैं ऐसे भी नाइफ से नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे ही खा लूँगी, तो क्या हो जाएगा? तो एक हमारे साथ एक कवयित्री थी, अभी बच्ची थी वो, तो उसने कहा कि दीदी क्या लोग कहें? आपके कुछ नहीं कोई कहेगा। हम लोग जैसे, हमारी जो संस्कृति है, हम हाथ से भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना कि हम हाथ से भोजन कर रहे हैं। भोजन को भी हम पूजनीय मानते हैं अपने आप को। जिस दिन हाथ में थाली आती तो हम हाथ जोड़ते हैं कि हमें मिला भोजन। तो वो इसमें शर्म कैसी? हम लोग कहीं भी गए, हम तो वो जो फ़्लाइट में हम लोग सफ़र भी किए, जब दुबई में जा रही थी तो कुछ देर बाद जो है, जब फ़्लाइट एकदम उड़ने लगी ऊपर, तो जो उसमें बैठी हुई थी एयर होस्टेस, वो आकर के बैठ गई हम लोग के पास। वो बोले, मनोहर राणा जी बोले कि यार मज़ा नहीं आता है, क्योंकि हम लोग की तो आदत है ना कि ट्रेन में आवाज़ आती रहती है, मूंगफली तो ये तो वो, तो वो सब ले आती थी दौड़ करके, सर ये लीजिए, सर वो लीजिए, मूंगफली खाइए सर। तो कहिए आप लोग के ये मूंगफली और वो जो छील के दाने को हम लोग खाते हैं तो एक अलग वो रहता है। तो हम लोग जो है ना बहुत, हम लोग का क्या है कि हम लोग आज फर्श पे हैं तो कल अर्श पे भी होंगे। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि भाई हमने तो हम लोग तो जाते हैं कार्यक्रमों में, तो कभी कभी हम लोगों को, मैं उस दौर में गई हूँ जब मैं 2001 ओक में भी, 2002, 2003, 2004 में भी इस तरीके के भी आयोजनों को मैंने किया है, जिसमें कि वो बिल्कुल देहात एरिया है और वहाँ पे हम लोगों को कार्यक्रम पढ़ना है। और वहाँ पे उन घरों में जहाँ पे कभी लाइट नहीं है, हम लोग को ढिबरियाँ मिली हैं तैयार होने के लिए। कहीं लालटेन मिला है, कहीं ढिबरी मिली है, उसमें हम लोग रेडी हुए हैं। और मतलब वहाँ पे हम लोग जा कर के कविता पाठ किए हैं और वैसे ही लोग सुने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम ज़रूरी, आज ठीक है, आज हम लोग को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उस दौर में भी हम लोगों ने जिया है और उसको भी हम लोग खूब मन से एंजॉय किया है। चलिए, आपने वो सफ़र किया है देहात से दुबई तक का, तो ये बड़ी अच्छी बात रही। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक आखिरी, हम बढ़ते हैं उस तरफ, और एक आखिरी कविता जो आपको बहुत पसंद हो, वो अगर एक सुना दे तो दर्शकों को मज़ा आ जाए। मेरी एक गज़ल है जिसको कि बहुत सराहा गया था, बहुत, और वो गज़ल मैंने दुबई में भी सुनाया था और बाद में वो मेरी बहुत ही पसंदीदा और मतलब लोगों को सुनी जाने वाली, और वो गज़ल जो है प्रतिनिधि रचना है वो मेरी, और वो गज़ल मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर दर्शकों तक पहुँचाऊँ। और मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि मज़ा तो बहुत आ रहा है, हम सुन भी रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कविता सुन पाए, मैम को सुन पाए, तो अच्छा लगेगा हम सभी को। गज़ल पढ़ती हूँ। सोहनी महिवाल के किस्से कहानियाँ तो सभी सुनते हैं, जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो बस वहीं से गज़ल का जो मेरा मतला है वो वहीं से है। चढ़ता दरिया तैर के आना सबके बस की बात नहीं। चढ़ता दरिया
तैर के आना, सबके बस की बात नहीं। सोहन जैसा प्यार जताना, सबके बस की बात नहीं। सोहन जैसा प्यार जताना, सबके बस की बात नहीं। और ये शेर, दिल से है मजबूर वो लड़की, वरना जेठ दोपहरी की। दिल से है मजबूर वो लड़की, वरना जेठ दोपहरी की। तपती धूप में छत पे आना, सबके बस की बात नहीं। चढ़ता दरिया तैर के आना, सबके बस की बात नहीं। और ये शेर, माँ के ऊपर बहुत सारी रचनाएं हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। मैंने भी 2 पंक्तियों में कुछ कहने की कोशिश की है। वो ही अगर चे बख्श दे तब तो मुमकिन है लो गोवरना। वो ही अगर चे बख्श दे तब तो मुमकिन है लो गोवरना। माँ के दूध का कर्ज चुकाना, सबके बस की बात नहीं। चढ़ता दरिया तैर के आना, सबके बस की बात नहीं। और गज़ल का आखिरी शेर, दर्द मोहब्बत जो लिखवाए, लिखती रहती है संज्ञा। दर्द मोहब्बत जो लिखवाए, लिखती रहती है संज्ञा। दिल की बात ज़बां पे लाना, सबके बस की बात नहीं। दिल की बात ज़बां पे लाना, सबके बस की बात नहीं। चढ़ता दरिया तैर के आना, सबके बस की बात नहीं। इतनी अच्छी पंक्तियां भी लिख पाना सबके बस की बात नहीं, ये तो मैं कहूँगा